नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास की स्वतंत्र प्रभार है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डॉक्टर जितेंद्र, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, अभिनंदन। जितेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल, 6 आतंकवादी पठानकोट एयरबेस के अंदर घुस गए, उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों को इतना वक्त लगा इस ऑपरेशन को खत्म करने में। अब देखिए, इंटरव्यू के आरंभ में ही कहना अच्छा तो नहीं लगता, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। सुरक्षा संबंधित ये एक विषय है, एक्सपर्ट्स का विषय है जी। इस विषय में जितना भी वक्तव्य या टिप्पणियाँ होनी थी वो रक्षा मंत्रालय की ओर से, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से वो हो चुकी हैं जी। और प्रधानमंत्री स्वयं भी वहाँ प्रवास कराए हैं, इसलिए इस विषय में मेरे लिए कुछ और कहना आवश्यक नहीं। फिर भी जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अलर्ट था, केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट दे दिया था, पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि समय पर अलर्ट किया गया था, क्यों आतंकियों को नहीं रोका? मैं मात्र इतना कहूँगा कि जो भी कार्रवाई भारत की ओर से हुई है वो प्रशंसनीय है। इससे अधिक और कुछ कहना मेरे लिए उचित इसलिए नहीं, क्योंकि इसको लेकर के संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्रालय अपना अपना वक्तव्य दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर गए और ठीक उसके बाद ये हमला होता है। आपको लगता है कि आतंकवाद और जो बातचीत है वो एक साथ चल सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये विषय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से संबंधित है जी। ये निहायत ही संवेदनशील मंत्रालय है और संवेदनशील विषय है जी। हर कोई व्यक्ति उस पर उठ करके टिप्पणी कर दे, ये उचित भी नहीं और ये अपेक्षित भी नहीं, इसलिए आप मुझे इस प्रश्न से अलग रखें। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सुरक्षा ढांचा है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ करने की? देखिए, सुधार की तो हमेशा आवश्यकता रहती है, परंतु साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि जितनी भी सुरक्षा संबंधित एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो हर प्रकार के घटनाक्रम का संज्ञान लिए हुए उचित कार्रवाई करती हैं और हमें विश्वास है अपने देश की क्षमता पर और अपने भिन्न भिन्न एजेंसीज की क्षमता पर। ये सवाल बार बार उठा कि विपक्ष को साथ लेना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। जब वो लाहौर की यात्रा, लाहौर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ जब मुलाकात हुई उसके बाद, और ये जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद, विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रही है। नहीं, देखिए, वो विपक्ष का तो जो कहना है वो मात्र इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहना है विपक्ष में रहते हुए जी। जब बातचीत में विलंब हो रहा था तो ये कहा जाता था कि बात क्यों नहीं करते जी। अब जब बात की तो कहते हैं क्यों की जी। जब हमारे एनएसए, उनके एनएसए से बैंकॉक में मिले तो कहा जाने लगा तीसरे देश में क्यों मिले जी। अब जब उनके देश में गए तो बोले वहाँ क्यों मिले जी। तो मैं समझता हूँ कि ये निराधार बातें हैं। संवेदनशील विषयों में पूरी रणनीति के अंतर्गत हर कार्रवाई होती है और इसमें सबकी ओर से सहयोग हो, सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, ऐसा हमारा अपेक्षित होता है। और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार का आदर सम्मान इस समय विश्व भर में मिल रहा है जी, पाकिस्तान में भी और अन्य देशों में भी जी, उसका वो अपने में एक उदाहरण है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कई वर्षों से जी। और न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि, बल्कि उसके साथ साथ भारत की छवि जी। और आज भारत को आने वाली विश्व शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है जी। ये कोई साधारण बात नहीं है और इसका श्रेय बहुत बड़ा हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है जी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े गणराज्य, बड़े बड़े राष्ट्र जब भी अपनी विदेश यात्रा पर जाते हैं, जिस तरह से उत्साह के साथ इनका स्वागत करके आते हैं, कई बार प्रोटोकॉल तोड़ करके भी जी। उसका कारण है कि वो समझते हैं कि हाँ, ये जो प्रधानमंत्री आए हैं जी, ये केवल एक देश मात्र के नहीं, ये विश्व नेता हैं और आने वाले समय में भारत जब विश्व शक्ति बनेगा जी, एशिया की भी और पूरे विश्व की भी, तो उसके निर्माताओं में जी नाम आएगा नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व करते हैं 125 करोड़ की उस जनसंख्या वाले एक गणतंत्र का, प्रजातंत्र का, जिसने भरपूर समर्थन दिया। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ जी कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा
प्रदेश नहीं जहां पर के मोदी जी के नाम पर हमें बहुमत प्राप्त ना हुआ हो। जी। तो इस प्रकार का पैन इंडिया मैंडेट, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री बनने के अतिरिक्त नरेंद्र मोदी जी की दो बहुत बड़े योगदान हैं जी। एक तो ये कि उन्होंने एक सूत्रधार का काम किया, पैन इंडिया, हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये बहुमुखी देश है, हिट्रोजिनस, अनेकों भाषाएं, अनेकों मजहब, अनेकों धर्म, अनेकों जात, अनेकों वेशभूषाएं और अनेकों विचारधाराएं जी। जो उत्तर में सोचा जाता है, दक्षिण में, जो पूर्व में, पश्चिम में। उसके बावजूद आपने देखा जहां जहां भी मोदी जी जाते रहे हैं, मोदी 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 नाम का आलाप उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व को जोड़ता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, जैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, आप कह रहे हैं पूरे देश को एक साथ जोड़े। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि 68 वर्ष के प्रजातंत्र के बाद भी मुझे कभी ना कभी ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र पर फ्यूडल और डायनेस्टिज्म का प्रभाव था, क्योंकि हम कई सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो एक फ्यूडलिज्म भी था और परिवारवाद और डायनेस्टीवाद भी था। जी। आप इशारा कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं, कांग्रेस या दूसरी भी अन्य दल भी। तो उससे हट करके एक साधारण कार्यकर्ता यदि जमीन से उठकर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, तो मेरे जैसे जो साधारण कार्यकर्ता है, जो किसी दूर दराज गांव से आए, ऐसा गांव हमारा कि जहां पर के 15 दिन लगते थे चिट्ठी पहुंचने में, तो आप और एक समय में वो चिट्ठी भी डाकिया तब पहुंचाता। जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि तो हमारे लिए अगर राह हमवार हुई है देश की राजनीति में प्रवेश करने की, तो उसके भी सूत्रधार नरेंद्र भाई मोदी बने। जी। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है आम आदमी को रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्या आम आदमी देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? निश्चय ही। और प्रधानमंत्री ना केवल आम आदमी को का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे आप कहते हैं, मैं समझता हूं कि वास्तविक आम आदमी, वो आम आदमी नहीं जो कहलाते हैं जी, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसके लिए भी देश की राजनीति और देश की व्यवस्था में एक भूमिका निभाने की गुंजाइश नरेंद्र भाई मोदी ने बनाई है। परिवारवाद से हटके यदि कोई साधारण कार्यकर्ता, उसमें क्षमता है, परिश्रम है, उसमें प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, तो उसको अवसर मिल सकता है, ये प्रमाणित कर दिखाया। जितेंद्र जी, जब इस तरह के हमले होते हैं, जैसे पठानकोट में आतंकी हमला हुआ, उससे पहले दीनानगर में आतंकी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। मेरा प्रश्न वही है, क्या आम आदमी इस आतंकी हमले के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? मैं इतना अवश्य कह दूं कि किसी भी और व्यवस्था की तुलना में, जो पूर्व में रही हो भूतकाल में, उसकी तुलना में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आम आदमी भी सुरक्षित महसूस करता है, अल्पसंख्यक भी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम यहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री है और जिसने एक ऐसी व्यवस्था सामने रखी है जिसमें ईमानदारी भी है और फराक दिली भी, जो कई वर्षों तक देखने को नहीं मिली। और निश्चय ही आम आदमी ना केवल सुरक्षित महसूस करता है, बल्कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, जो शायद वो कई अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ नहीं कर पाता था, अनेकों कारणों। भ्रष्टाचार की आपने बात की, क्या अगले 4 साल ये सरकार, आप वादा करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार देश जो है, और देश में कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आएगा? निश्चय ही। सबसे पहले तो देखिए, आपने 2 बातें की, एक भ्रष्टाचार और इंटॉलरेंस। जहाँ तक भ्रष्टाचार का संबंध है, आपने देखा होगा 27 मई 2014 के सायंकाल को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो उनकी जो छोटी सी टोली ने जिसने शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री जी के साथ, उसमें अधिकतर लोग ऐसे थे जो अपने अपने काम में सक्षम थे, योग्य भी थे, प्रतिभाशाली भी थे, और फिर पिछले 1.5 वर्ष में किसी भी प्रकार से ये कहा जाए कि किसी ने जानबूझ करके कोई कुताही की हो, किसी डूबियस मोटिव से, मेलाफाइड से, ऐसा भी देखने को नहीं मिला। दूसरी बात है इंटॉलरेंस की, जिस प्रकार से कि वो ये शब्द उपयोग में आया है मीडिया में भी और आम बातचीत में भी, जिसमें कुछ एक लेखक और कुछ कवि लोग और कलाकार और वो लोग आकर के कहने लगे कि हम अपने इनाम वापस करते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि किसी की जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उसमें साहित्यकार भी हैं, कवि लोग भी हैं,
कलाकार भी हैं, इनका रिवायती तौर पर, पारंपरिक तौर पर ये रोल रहा है, ये भूमिका रही है कि वो समाज को जोड़े। जी। कारण कोई भी हो, यदि वो इस प्रकार का विवाद पैदा करते हैं तो मुझे लगता है वो ना अपने उस पुरस्कार इनाम के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना वो अपने आप से न्याय कर रहे हैं। जी। आपको स्मरण होगा कि बंटवारे के समय 1947 में प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम नाम का एक मंच बना था, जिसमें उस समय के बड़े नामी लोग थे, कैफी आजमी थे, इस्मत चुगताई थी, मोहसिन भोपाली थे। जी। वो ना केवल बंटवारे का विरोध कर रहे थे, वो पाकिस्तान बनने का विरोध कर रहे थे, यद्यपि उनका ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। जी जी जी। सही थे कि गलत थे, इसका फैसला इतिहास करेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि साहित्यकारों का काम समाज को जोड़ने का होता है, और यदि वो सचमुच में ईमानदार हैं अपनी साहित्य प्रतिभा से और अपनी बुद्धिजीवी के जो वो योगदान करने का या रोल निभाने का प्रयास कर रहे हैं, दायित्व निभाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि उससे वो सही सचमुच ईमानदार हैं, तो अगर उन्हें लगा भी कहीं कि कोई इंटॉलरेंस है तो उनको चाहिए था कि वो बताएं कि उसका क्या कारण है, तो आप कह रहे हैं कि क्या समाधान है। इसलिए नहीं कि वो भी पार्टी बन जाएं इस स्ट्राइफ में, इस विभाजन में और विवाद। सिर्फ राजनीति, इसका राजनीतिकरण के लिए विषय उठाया गया। मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट तो नहीं दूंगा, परंतु कारण कोई भी रहा हो, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, निश्चय ही ये शोभा नहीं देता किसी भी बुद्धिजीवी को, किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कलाकार को जी, कि वो किसी भी तरह से जाने अनजाने में किसी ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बने जो समाज को इकट्ठा करने के बजाय उसको तोड़ने का काम करती है, या उसमें विभाजन का काम करती है, भले वो भिन्न भिन्न धर्मों के बीच हो, भिन्न भिन्न समुदायों के बीच में हो, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में, भिन्न भिन्न जातियों के बीच में। डॉक्टर जितेंद्र, हम इंटॉलरेंस से वापस आतंकवाद पर आते हैं। आपका क्या मानना है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो क्या बातचीत से ही आगे अच्छे हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये इन बातों का तो समय समय पर जायज़ा लिया जाता है विदेश मंत्रालय की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से जी, और जैसे कि बार बार विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया, अन्य नेताओं की ओर से भी कहा गया जी कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भी तो बातचीत करनी है जी, जैसे युद्ध को समाप्त करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बातचीत का माहौल बनाना भी पड़ता है जी, ऐसा भी अनिवार्य होता है। कहाँ दिक्कत आती है आपको लगता है, कहाँ दिक्कत आती है कि इस तरह के रोड़े, इस तरह के जो जिस तरह से आतंकी हमले होते हैं, आपको लगता है वो कहीं सेटबैक होता है बातचीत के लिए? मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, ये संवेदनशील विषय है और इनका सार्वजनिक चर्चा करने से इस कॉज को ही नुकसान पहुंचता है। यदि मीडिया में बैठ करके, और वो भी मेरे जैसा व्यक्ति जो ना डिफेंस एक्सपर्ट है, ना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, ना, लेकिन आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में होते हुए मुझे बोलने में संकोच करना चाहिए। फिर मैं वापस उस सवाल पे आऊंगा, विपक्ष को साथ लेना, क्या उनको अगर विदेश नीति के बारे में या फिर ये आतंकी हमला हुआ उसके बारे में अगर उनको साथ लेकर चला जाए तो क्या गलत है? मैं समझता हूं कि ये इस तरह का आरोप कोई बहुत ज़्यादा आधार नहीं रखता। कोई भी विषय हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में अनेकों प्रयास किए हैं जी, विपक्ष को भी साथ लेने के और अपने पड़ोसियों को भी साथ लेने के, और इसके तो प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह से उनकी इस यात्रा को, लाहौर यात्रा को, जिस तरह से विपक्ष ने उनको क्रिटिसाइज किया गया, उसको नहीं, वो तो मैं समझता हूं कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है अक्रॉस द बोर्ड, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी नरेंद्र भाई मोदी जी की लाहौर यात्रा की प्रशंसा हुई है जी, और उनके विरोधियों ने भी इसकी प्रशंसा की है। अब कुछ एक लोग जो उसमें समझते हैं कि राजनीतिक कारणों से उनको प्रशंसा करने में कुछ परहेज है, तो उनकी अपनी मजबूरी है। जितेंद्र जी, आपको लगता है कि पाकिस्तान, जो भारत ने इस बार सबूत दिए हैं, उस पर आपको उम्मीद है कि इस बार कार्रवाई करेगा पाकिस्तान? देखिए, वो तो पाकिस्तान जाने वो क्या करेगा, परंतु जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के सभी संबंधित विभाग सक्षम है हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरह से क्रेडिबिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है लाहौर यात्रा के बाद, तो उस टेस्ट में पास हो पाएंगे? बहुत
100 में से 110 नंबर, और यहां तक के जो अनेकों जनहित के कार्यक्रम और योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1.5 वर्ष में देश में आरंभ की हैं, उनको भी सराहा जा रहा है विदेशों में। जी, आप केवल विदेश नीति की बात करें, ये जो जनधन योजना है, क्या अद्भुत योजना है। 17 से 18 करोड़ खाते खुल चुके जी, और इस देश में कितने परिवार होंगे? 25 करोड़ 30 करोड़ परिवार, यदि 4-5 की संख्या के एवरेज देखें आप जी। और जहां के ये प्रावधान है कि बिना पैसे जमा कराए हुए खाता खुल सकता है, वहां पे भी लगभग 22,000 करोड़ से अधिक पैसे इकट्ठे हुए। कहने का तात्पर्य ये कि न केवल ये आर्थिक सुधार का एक माध्यम बना, बल्कि आम इंसान को उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान, उसका एस्टीम, उसने कहा कि साहब अगर मोदी जी ने मेरे लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम लाया है कि मेरा बिना खाते के, बिना पैसे के खाता खुल सकता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही जीरो खाता रखूं, मैं फिर भी कुछ ना कुछ इसमें डाल सकता हूं। और 22,000 करोड़, तो मेरे ख्याल से ना केवल आर्थिक और सामाजिक सुधार के अनेकों कार्यक्रम लाए गए हैं मोदी सरकार की ओर से, बल्कि आम इंसान को उसकी सेल्फ एस्टीम का एहसास दिलाने का भी काम किया। वो जेब में एटीएम कार्ड कह के कर सकता है कि साहब जिस प्रकार दिनेश जी के पास कार्ड है, इस प्रकार मेरे पास भी है। मुद्रा योजना है, बिना मॉर्टगेज कराए हुए। कभी सोचा था इस देश में इस प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं? या आपकी पेंशन योजना, हम सुनना करते थे कि विदेशों में। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, क्यों विपक्ष जो है बार बार ये कहता है कि भारत की कोई विदेश नीति नहीं है, और उस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं? ऐसा है, उसके 2 उत्तर हैं। पहली बात तो ये कि विदेश को, विपक्ष को कभी अनुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन सकती है। जी, जी। और वो समझ बैठे थे कि जिस प्रकार 50-60 वर्षों से चल रहा है काम, बीच में एक छोटा सा अंतराल आया था एनडीए सरकार का, उसी प्रकार चलता रहे। तो ये थोड़ा सा समय लगता है हजम करने में, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होता। ऐसा ही होता है, जब निज़ाम बदलता है तो जो निज़ाम से हट जाते हैं उनको थोड़ा समय लगता है। वो सोचते हैं कि भाई इतने वर्षों से वो आदी हो चुके होते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये बात उनको समझनी चाहिए और समझाई भी जानी चाहिए कि भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। 5 वर्ष के लिए मोदी जी को पूर्ण बहुमत से मैंडेट मिला है, और इसलिए उनको अब 5 वर्ष तो प्रतीक्षा करनी होगी। अब वो सोचते हैं कि 5 वर्ष से पहले ही वो खलल पैदा करें, सदन ना चलने दें, बिल ना पास होने दें, किसी भी अच्छे काम का मोदी सरकार को श्रेय ना मिले, इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करे, तो ये तो गैर लोकतांत्रिक एक रवैया है। लेकिन जो बात उनके समझ में नहीं आ रही वो ये है कि देश का नागरिक सियासतदान की तुलना में, राजनीति की तुलना में बहुत अधिक तेजी से जागरूक हो रहा है। और वो देख रहा है कि यदि 2 सत्र ज़ाया हुए तो किस कारण हुए, किन लोगों ने किया, और वो क्षमा नहीं करने वाला। और इसलिए ये जो विरोध किया जा रहा है निराधार, क्योंकि आज प्रमाण आधारित युग है, एविडेंस बेस्ड युग, तथ्यों पे बात होती है, आंकड़ों पर। तो जो ये विरोध किया जा रहा है, आप मेरा बात ये नोट करिए, याद रखिए, इससे भी मोदी जी की और उनकी सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को, आम जनता को ये समझ में आ रहा है कि देखिए ये प्रधानमंत्री दिन रात परिश्रम कर रहा है, कितना उनका लेकिन राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए हो रहा है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। उस विरोध से मोदी जी और मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ रही है, उनके प्रति सहानुभूति भी बढ़ रही है। आम जनता को ये महसूस हो रहा है कि मोदी जी दिन रात परिश्रम करके देश को इतनी तीव्र गति से एक विकास यात्रा पर वो निकाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये लोग बाधा बन रहे हैं। सो दे आर विलन्स ऑफ द पीस, ये इस प्रकार की धारणा है लोगों में। इससे मोदी सरकार को का स्तर और अधिक बढ़ रहा है। टेररिज्म के खिलाफ एक एनसीटीसी बनाने की मांग जो है वो बार बार उठती है। आपको लगता है कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो ये मांग और उजागर होती है? आपको लगता है कि एक टेरर फ्रंट पर एक ये कहा जाए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? इन बातों का संज्ञान नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और रक्षा मंत्रालय मिलजुल करके रहते हैं। हमारे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। बार बार पंजाब सरकार की तरफ से अगर सुरक्षा को लेकर बात की जाए बॉर्डर पर,
तो वहाँ पर बीएसएफ को बढ़ाने की मांग उठती है और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार से हमने कई बार गुजारिश की। तो क्यों इस तरह की ये कहा जाए कि क्यों इसमें विलंब हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ गठबंधन सरकारों में आपसी तालमेल होता है, इस प्रकार के सुझावों का आदान प्रदान भी होता है जी। इसको कोई बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बात नहीं, ये सामान्य बात है। जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो मॉडर्नाइजेशन की बात होती है कि मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, राज्यों की तरफ से भी ये कहा जाए कि मांग उठती है, केंद्र में भी ये बात होती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है और मजबूत बनाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कमियां हैं, पर हाँ, मॉडर्नाइजेशन तो एक परस्पर प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो चलता रहता है जी। और मोदी जी से अधिक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री कहाँ होंगे जी, जो हर विषय में आउट ऑफ बॉक्स पॉजिटिव प्रयोग करने में विश्वास करते हैं और उसका प्रोत्साहन भी करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले के बाद कुछ जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर किए जाने की जरूरत है क्या? मैं तो उस चर्चा में उलझना ही नहीं चाहता, आप जितना मुझे बार बार उलझाएंगे। उससे पहली बात तो ये है कि मैं नहीं मानता कि कोई खामियां रही हैं। आप कह रहे हैं कि कोई खामियां भी बिल्कुल नहीं रही। मैं बार बार ये कहूंगा कोई खामियां नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़ा ही सराहनीय काम हुआ, बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय ऑपरेशन हुआ, लेकिन इससे अधिक उस पर चर्चा करने में के लिए मेरे में क्षमता नहीं, कॉम्पिटेंस नहीं, क्योंकि ये एक्सपर्ट विषय है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं? नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात डिफेंसिव एक्सपर्ट भी हो गए और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हो गए। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। जितना आई एम, ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंट की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, संगठन है, अधिकृत लोग होते हैं जिनको ब्रीफिंग देने का या चर्चा करने का अधिकार भी होता है और उनको उसकी जानकारी भी होती है। मुझे इसकी जानकारी नहीं। हाँ, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है सरकार की ओर से उसको भरपूर समर्थन और प्रशंसा मिली है। जी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है, विदेश सचिव स्तर की बातचीत, वो जारी रहनी चाहिए? उस पर सरकार, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि वो बातचीत जो है जारी रहनी चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं इस पर कोई अपनी राय नहीं दे रहा, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसकी लिए सक्षम नहीं हूं। इसके लिए संबंधित मंत्रालय और संबंधित। डॉक्टर जितेंद्र, बार बार ये बात होती है जब आतंकी हमला होता है भारत में कि ना सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जाती है, बल्कि स्टेट एक्टर्स भी ऐसे आतंकी हमलों के पीछे जिम्मेवार होते हैं। आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान? देखिए, मैं इसके स्पेसिफिक्स में ना जाते हुए मोटे तौर पर एक बात तो सभी मानते हैं कि आतंकवाद है। टेररिज्म इज टेररिज्म, मिलिटेंसी इज मिलिटेंसी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, और आतंकवाद जहाँ से भी उपजता है या जहाँ से भी जन्म लेता है या जहाँ से भी प्रोत्साहित होता है, उसकी निंदा होनी भी चाहिए। और आरंभ से ही मोदी सरकार ने आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात की है और समय समय पर इस बात को प्रमाणित भी किया है, अपनी इस प्रतिबद्धता को। और मैं समझता हूं कि इसलिए आतंकवाद को परिभाषाओं में ना उलझाया जाए, उसको आतंकवाद ही समझ करके उससे निपटा जाए, यही बेहतर होता है। और इसी अप्रोच और इसी नीति को लेकर के मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं तो बार बार लोकल सपोर्ट, स्लीपर सेल की बात आती है। आपको लगता है कि एक मजबूत ढांचा होना चाहिए इंटेलिजेंस नेटवर्क का, ताकि इस तरह की जो लोकल सपोर्ट है वो आतंकियों को ऐसे आतंकी हमलों में ना मिल पाए? हर एक पहलू को लेकर के समय समय पर समीक्षा होती है, उसका जायज़ा लिया जाता है और उसमें किस प्रकार से और सुधार किया जाए, इस पर भी विचार होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर में ये बार बार मांग उठती है कि ना सिर्फ बाकी सब लोगों से, बल्कि अलगाववादी जो नेता हैं उनसे भी ना सिर्फ ये कहा जाए कि गृह मंत्री को, बल्कि प्रधानमंत्री को भी खुद बातचीत करनी चाहिए। आपको लगता है कि अलगाववादियों को भी बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए सरकार द्वारा? मैं इस बात पर कोई अपनी ओर से कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि जो भी घटनाक्रम होता है संवेदनशील विषयों को लेकर के और जम्मू कश्मीर या उत्तर पूर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर के, इस पर बड़ी करीब की नज़र सरकार की रहती है और
समय समय पर परिस्थितियां भी बदलती हैं, उसके अनुकूल ही कार्रवाई तय भी की। लेकिन बातचीत का रास्ता ही सही है आपको लगता है? मैंने ये भी नहीं कहा, सही भी नहीं कहा और गलत भी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों में समय समय पर समीक्षा करके उचित रवैया इख्तियार किया जाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनका देहांत होने के बाद आपको लगता है कि एक अब जनरेशन, नई जनरेशन जो है जम्मू कश्मीर में आएंगी, महबूबा मुफ्ती ये माना जा रहा है कि अगली मुख्यमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर की होगी, तो क्या बीजेपी इससे सहमत है? बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं? देखिए, आपके प्रश्न के पहले भाग में तो इसमें कोई शक नहीं कि मुफ्ती साहब स्वतंत्रता के बाद की जो सर्वप्रथम जो पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन, उसमें से कुछ आखिरी ऐसे नेताओं में से थे जो सक्रिय थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी और देश की राजनीति में भी। और उनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो विचारधाराओं और पार्टी लाइंस से ऊपर उठ करके एक लंबे समय का विजन अडॉप्ट करके सब लोगों को साथ चलाने की क्षमता रखते थे। जी। और यही कारण था कि मेरा व्यक्तिगत उनसे संपर्क हुआ जब हम विद्यार्थी थे, शायद 70 के दशक में। उस समय ये कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बड़े करीब माने जाते थे। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष थे, पीसीसीआई प्रेसिडेंट। विचारधाराएं अलग, हमारे संगठन अलग, पार्टियां अलग, लेकिन सोच भी थोड़ी सी अलग। उसके बावजूद एक बात स्वीकार करने लायक ये है कि मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को भारत की राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जिसका लाभ उनकी पार्टी को तो हुआ ही हुआ, कांग्रेस पार्टी को, दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां जो थी, राष्ट्रीय दल थे जो, उनको भी हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पीडीपी बल्कि राष्ट्रीय पार्टियों को भी फायदा हुआ। अधिकतर समय मुफ्ती साहब का राष्ट्रीय दलों में ही गुजरा, वो तो आखिरी कुछ वर्षों में उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी में, और कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारत की मुख्य धारा की राजनीति में सम्मिलित किया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय दलों की सक्रियता को बढ़ावा दिया। भले ही वो कांग्रेस नेशनल पार्टी थी या भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ थी, उसका भी एक कल्चर डेवलप करने में, क्योंकि नहीं अन्यथा शायद ऐसा भी होता कि अधिकतर क्षेत्रीय दलों का ही बोलबाला रहता, तो इसलिए उनकी भूमिका तो रही है। अब उनके चले जाने के बाद, जैसे आपने प्रश्न किया, तो ये तो समय की गति है जी। जिस प्रकार, क्या महबूबा मुफ्ती आपको स्वीकार्य है बीजेपी को? नहीं, देखिए, इसमें वहाँ पर एक संवेदनशील कोलिशन हमारा बना रहा है। आजकल तो गवर्नर राज चल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हमें सबसे पहला पाठ ये पढ़ाया जाता है कि संगठन सर्वप्रिय जी। तो हमारे यहाँ एक अनुशासन भी होता है, अधिकृत लोग होते हैं जो हर विषय से डील करते हैं, और इन विषयों से भी डील करने के लिए पार्टी का नेतृत्व का एक मैकेनिज्म है, जैसा भी वो उचित समझते हैं वैसा कर। डॉक्टर जितेंद्र, पिछला 1 साल का जो कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, 3 बड़े ऐसे काम जो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए किए गए इस सरकार द्वारा। देखिए, अनेकों, हर क्षेत्र में, आप काफी समय से विदेश नीति की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि पहली बार विश्व भर में भारत की साख बहुत ऊंची उठ गई जी। और द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनके पर्सनल इनिशिएटिव्स, जाति व्यक्तिगत प्रयास के कारण भी और उनकी छवि के कारण भी। दूसरा, देश के भीतर, चूंकि वो जमीन से जुड़े थे, जमीन से जुड़े लोगों की और जनहित, आम इंसान के हित के जो योजनाएं लाई गई, जैसे धन योजना, मुद्रा योजना, पेंशन योजना, ये इनकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं तो समझता हूं कि 20, 25, 30 साल कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। हम ये सुनते थे कि ब्रिटेन में एल्डर एज पेंशन मिलता है, एल्डर एज स्टाइपेंड मिलता है 60-65 वर्ष की आयु के बाद। भारत में तो कहाँ सोचा जाता था। नौकरी याफ्ता आदमी को पेंशन मिलती थी, और मेरे गाँव में तो यदि नौकरी ना हो तो किसी नवयुवक की शादी भी नहीं होती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि साहब पेंशन मिल जाएगा, चलो नौकरी में नहीं रहा। आज एक ऐसी व्यवस्था
निर्माण करने में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक योगदान किया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई गृहिणी हो, कोई किसान हो, कोई छोटा मोटा उद्योग चलाने वाला हो, दुकानदार हो, वो भी इस बात की अपेक्षा कर सकता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद मुझे पेंशन का मैं हकदार रहूँगा, भले ही मैं सरकारी नौकरी में हूँ कि ना हूँ, दूसरी नौकरी में। तो इस प्रकार की एक जो सामाजिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हुई, सोशल सिक्योरिटी भी हुई और मानसिक सिक्योरिटी, क्योंकि 60-65 वर्ष की बाद तो आर्थिक सिक्योरिटी की चर्चा आती है, लेकिन 40 वर्ष की आयु से ही व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मेरा क्या हश्र होगा जब मैं 60 वर्ष का होऊंगा। लेकिन आज ये जो 60 वर्ष या 65 वर्ष के बाद की सिक्योरिटी है, उसके माध्यम से मिडिल एज सिक्योरिटी मानसिक तौर पर भी एक उपलब्ध हो गई। आदमी अपने काम में, अपने व्यवसाय में इस कॉन्फिडेंस के साथ ध्यान दे सकता है कि मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मोदी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि 60-65 वर्ष की आयु के बाद भी मुझे किसी न किसी प्रकार की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था रही। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, फिर भी महंगाई का जो प्रश्न है वो बार बार उठता है। नहीं, निश्चय ही उठना भी चाहिए और उठता भी रहता है, लेकिन उस पर भी काबू पाने में काफ़ी हद तक देखिए, आपने पिछली सरकारों में, यूपीए की सरकार में हर वर्ष सितंबर में, अगस्त में यही एक सुर्खी हुआ करती थी, प्याज 120 किलो, प्याज 114 किलो। अब देखिए इस 1.5 साल में तो इस तरह की कोई सुर्खी देखने को नहीं मिली, नहीं तो हेडलाइन होती थी प्याज की कीमत। तो इस प्रकार से लेकिन सब्जियां तो अभी भी महंगी होती है। नहीं, देखिए वो तो एक प्रोसेस ऐसा है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, परंतु कोई अनहोनी इस प्रकार की बात हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि जो अब देखिए उसका प्रमाण क्या है, उसका तो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ हमारे। जब एनडीए सरकार गई थी तो 8 दशमलव कुछ छोड़ के गई थी, जब हम वापस लौटे तो 4 दशमलव कुछ पे, कहां से कहां हम नीचे आ गए और अब हम बढ़ करके उसको 7 से अधिक ले आए हैं। तो यदि आप आंकड़ों पर जाए तो 1.5 साल के भीतर वो कर दिखाया है जो 10 साल में यूपीए सरकार ने उसमें गिरावट लाई थी। जी, प्रश्न भ्रष्टाचार को लेकर भी उठते हैं। जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर बार बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। नहीं, वो तो विपक्ष उठाता है अपने राजनीतिक कारणों से, अन्यथा जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे प्रदेश हैं कि बारंबार मैं समझता हूं कि जो एक राजनीति में एक शब्द, एक फ्रेज आता है, एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर, उस एंटी इनक्यूबेंसी फैक्टर को नकारात्मक साबित कर दिया उन प्रदेशों ने जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार कम बहुमत, दूसरी बार उससे भी अधिक, तीसरी बार उससे भी अधिक। अब मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए। नहीं तो माना जाता है कि भाई पहले 5 साल के बाद दूसरी बार, पहले तो सरकार बदल जाएगी, यदि ना भी बदली तो उनकी संख्या एमएलएज की या उनके विधायक दल की कम हो जाएगी। यहाँ क्या हो रहा है कि हर बार बढ़ रही है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये प्रो इनक्यूबेंसी फैक्टर एक नया फिनोमिना भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की ओर से लाया गया। डॉक्टर जितेंद्र, क्या अगले जो 4 साल होंगे केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के, वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगे? ये वादा आप जनता को दिलाते हैं? निश्चय ही हम इसी प्रतिबद्धता के साथ आए थे और आपने पिछला भी रिकॉर्ड देखा होगा, चाहे वो कोयले को लेकर के था, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों को लेकर के था। ना केवल भ्रष्टाचार वो मुक्त रहे क्षेत्र, बल्कि उनमें जो मुनाफा हुआ है वो कई गुना हुआ, जिसका कभी कल्पना किसी ने ना की थी, ना किसी ने उसका तस्वुर किया। डॉक्टर जितेंद्र, अगर इस तरह का मामला, भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो आप मानते हैं कि कार्रवाई होगी वहां पर? जहां जहां भी देखने को मिला है सरकार ने उस प्रकार की उचित कार्रवाई की है जी। परंतु कुल मिलाकर के ये सरकार निरंतर विकास की दिशा में चली है, ये बहुत बड़ी बात। डॉक्टर जितेंद्र, आखिरी सवाल मेरा सियासत से हटकर, लोग, जनता ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के शौक क्या हैं, क्या करते हैं वो जब उनके पास अपने लिए समय होता है? मैं तो पहले तो बहुत ज़्यादा लिखा करता था और मेरा एक सिंडिकेटेड कॉलम भी चलता था, टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी नाम से। कुछ एक एजेंसी दिल्ली की उसे चलाती थी, परंतु जो मेरी वर्तमान जिम्मेवारी है उसको लेकर के मैंने वो बंद किया, क्योंकि उसमें कुछ तंज और व्यंग भी होता था, तो जो शायद हमारी वर्तमान जिम्मेवारी के अनुकूल ना हो। और कभी कभी समय मिलता है तो कुछ पुराने गीत और गज़लें सुन लेता हूँ, मेहदी हसन की या नूर जहाँ की। जी, मूवीज़ देखने का शौक है आपको? आजकल की मूवी समझ नहीं आती, तो पुराने समय की मूवीज़ ही
अगर कभी वक्त कोई मिले आपका तो। फेवरेट स्टार, बॉलीवुड स्टार? अब आप मजबूरी करेंगे तो नाम लेंगे तो दिलीप कुमार। क्या इतने व्यस्त समय में आपको अपने परिवार के लिए समय मिल जाता है? क्या निकाल पाते हैं समय? समय कम मिलता है, और परमात्मा का कर्म ये है कि परिवार को इसकी आदत पड़ गई कि हमें समय का अभाव रहता है। शिकायत नहीं रहती ज़्यादा? शिकायत करते करते भी शिकायत ना करने की आदत पड़ गई। जी, डॉक्टर जितेंद्र जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद, अभिनंदन। ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।